एपिसोड 57 पे हैं। तवी टेल, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम जम्मू के उन लोगों की कहानियां लेकर आते हैं जो अपने काम से सोसाइटी और कल्चर दोनों को एनरिच कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमजा मेंगी, एक एक्सपीरियंस डेंटिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डोगरी लैंग्वेज और कल्चर की पैशनेट प्रमोटर। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ डॉक्टर हिमजा ने हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करने की विजन रखी। इसी विजन से प्लाक्षा फाउंडेशन की शुरुआत हुई, जिसके थ्रू इन्होंने और इनकी टीम ने 100 से ज़्यादा फ्री मेडिकल और डेंटल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, जहां हेल्थ केयर को उन लोगों तक पहुंचाया गया जहां शायद वो आसानी से अवेलेबल नहीं होती। हेल्थ केयर के साथ साथ डॉक्टर हिमजा का एक और स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है डोगरी लैंग्वेज और डोगरा कल्चर के साथ। हमने सुना है कि डॉक्टर हिमजा बहुत ही अच्छे डोगरी गाने लिखती भी हैं और उसके साथ डोगरी गाने गाने का भी इनको शौक है, जो डोगरी को हमेशा हर पल ये सेलिब्रेट करती हैं और ये कोशिश करती हैं कि जो जनरेशन अगली जनरेशन आए उसको सीमलेस तरीके से, बहुत खूबसूरती से ये डोगरी कल्चर सॉन्ग्स के माध्यम या किसी लिखावट के माध्यम से आगे पहुंचाया जाए। आज की कन्वर्सेशन में हम इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे आप सबसे, इनके अरे लाइफ से लेकर डेंटिस्ट्री, डोगरी सॉन्ग्स, प्लाक्षा फाउंडेशन के सोशल इनिशिएटिव्स और इनके फ्यूचर विजन तक। डॉक्टर हिमजा, तवी टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वी आर रियली ऑनर्ड कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला। और दर्शकों को ये भी बता दूं मैं कि जैसे कि हम रिकॉर्ड, चाहे हम इसको ऑन एयर जाते हैं संडेज को, बट इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो उससे 3 या 4 दिन पहले हो जाती है और इस समय रात के 10:06 हैं और अभी हमने शुरू किया है। एंड हैट्स ऑफ टू डॉक्टर हिमजा, जिन्होंने इस मूवमेंट पे आकर, बिकॉज इनका डोगरी की तरफ इतना प्यार है, तो इन्होंने कहा कि हम तवी टेल्स में मैं आऊंगी 57th एपिसोड में और अपने जीवन के उद्देश्यों को और आज तक की अपनी जीवन की जर्नी को डिस्कस करूंगी। एंड माई सेल्फ एंड डॉक्टर विकास, वी बोथ आर हाईली ओब्लाइज्ड कि मैम आपने अपना कीमती समय निकाला। यू आर मोस्ट वेलकम टू तवी टेल्स एपिसोड 57। डॉक्टर विकास। डॉक्टर हिमजा, आपका तवी टेल्स में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि तवी टेल्स जम्मू का और डोगरों का अपना प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं लाइफ जर्नीज को, जो डोगरों के हमारे अपने जेम्स हैं और जो हमें रोज फील प्राउड कराते हैं, प्राउड फील करवाते हैं अपनी अचीवमेंट से, अपने कार्यशैली से। और आज का एपिसोड डेडिकेटेड है आपको, आपकी लाइफ को, आपकी अचीवमेंट्स को, और आज हम आपकी लाइफ जर्नी लोगों के सामने लाएंगे और उससे क्या सीख सकते हैं हम, हमारे दर्शक वो देखेंगे। तो आपकी अर्ली लाइफ से हम डॉक्टर हिमजा स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं, जम्मू में आपका बचपन कैसा रहा और कौन से एक्सपीरियंसेस और इन्फ्लुएंसेस ने आपकी पर्सनैलिटी को शेप किया? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका और डॉक्टर विकास आपका, कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म रखा है और उसमें मुझे आने का मौका मिला, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका मिला, तो उसके लिए आपकी आभारी भी हूँ। और आपने पूछा कि मेरी अर्ली जो मतलब लाइफ कैसी रही, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बेशक जम्मू में रहती हूँ अब, पर मेरा जो बचपन है वो सारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बीता है और वहीं मेरी पढ़ाई हुई है, वहीं से मैंने एजुकेशन ली है सारी। मैं केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ। और आपने कहा कि एक्सपीरियंस क्या रहा मेरा, तो एक पहली तो ये बोलूँगी कि अगर मेरी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनको, वो मुझे लगता है कि एक बच्चे के लिए सबसे पहले उसके माता-पिता होते हैं। तो मेरे लिए भी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा से मेरे आइडियल रहे हैं और मैंने क्योंकि वो भी वर्किंग सेक्टर में थे, वर्क मतलब उनका गवर्नमेंट सेक्टर में भी थे, तो रहे हैं, उन्होंने काम किया है वहाँ पर और हेल्थ से जुड़े हुए हैं मेरे फादर। तो उनको ही देख के, और मेरी मदर एजुकेशनिस्ट हैं, तो उनको देख के, उनके काम करने
के तरीके को देखकर मैं पली बड़ी, और मतलब मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वर्क कल्चर जो है, मुझे लगता है कि वो उनसे इम्बाइब हुआ मेरे अंदर, जो कि हर बच्चे में होता है। अपने माता पिता का एक बहुत बड़ा स्थान रहता है उसके उसकी जर्नी में। और दूसरा, मेरी स्कूलिंग कहूंगी, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ। तो केंद्रीय विद्यालय एक ऐसे स्कूल्स होते हैं जहां पर जैसे आजकल तो सोशल मीडिया है या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि हमें भारत की विविधताएं देखने का मौका जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाता है। पर मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं एक ऐसे स्कूल से पढ़ी हूँ जहाँ पे मैंने विभिन्न राज्यों के बच्चों के साथ, मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं बचपन में, वो कोई पंजाब से था, कोई गुजरात से था, कोई बंगाल से था। तो मैंने पूरे भारत को देखा है, मतलब बचपन से ही। तो एक कल्चर के लिए जो प्यार मेरे अंदर आया, वो मुझे लगता है कि वो वहीं से इम्बाइब हुआ। क्योंकि स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट मतलब राज्यों के स्टूडेंट्स होना, और फिर उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस टाइम पे जब गूगल नहीं होता था, जब कोई रील्स नहीं बनती थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो उस टाइम पे वहां का खान पान, वहां का रहना, वहां का पहनावा, वहां के फोक, वहां का सब कुछ, और अपना फोक भी शेयर करना। तो ये शेयरिंग करते करते मुझे लगता है, फूड, फोक और चीजों की जो शेयरिंग, जो थॉट्स की शेयरिंग करते करते, मुझे लगता है कि वो इम्बाइब हो गया कहीं ना कहीं मेरे अंदर, और बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो उसका श्रेय मैं सारा अपनी स्कूलिंग और अपने पेरेंट्स को देती हूँ। बहुत खूब। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डॉक्टर हिमजा आपने बताया। और आपने ठीक कहा कि केवी जैसे स्कूल जहाँ पे विभिन्न राज्यों से बच्चे आते हों, और बहुत अच्छे शब्दों में आपने उसको पुरोया कि गूगल था नहीं उस समय, तो आपको केरला में क्या हो रहा है या केरला की संस्कृति कैसी है, महाराष्ट्र की संस्कृति कैसी है, केवी जैसे विद्यालय उस समय शायद गूगल का या चैट जीपीटी जैसा ही काम करते होंगे। डॉक्टर हिमजा, अब हम इसके बाद चलते हैं आपके प्रोफेशन की तरफ। आपने डेंटिस्ट्री को अपना प्रोफेशन चुना। अ, इसको चुनने के पीछे क्या रीजन रहा? और दूसरा, आपकी डेंटिस्ट्री की जर्नी कॉलेज में कैसी रही, और हाउ यू फाइंड दिस जर्नी टुडे? एक्चुअली हमारे मेडिकल फील्ड में ये कहा जाता है, डॉक्टर विकास इस चीज से शायद मतलब सहमत होंगे, कि जिनको एमबीबीएस नहीं मिलती वो डेंटिस्ट्री करते हैं, ऐसा मतलब बहुत ऐसा धारणा हाँ। है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे शुरू से डेंटिस्ट ही बनना था, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। बट हाँ, मेडिकल फील्ड में जाना था, क्योंकि वही वाली बात है कि मैं अपने फादर को देखती थी, वो मेरे आइडियल रहे हैं हमेशा से। तो बचपन से ही हॉस्पिटल्स जाना, पेशेंट्स का घरों में आना, और कहानी, मतलब हॉस्पिटल्स की बातें सुनना, पेशेंट्स की बातें सुनना, तो वो इम्बाइब हो गया था मेरे अंदर कि कुछ मेडिकल में ही जाना है। पर ठीक है, शायद मेरी डेस्टिनी डेंटिस्ट्री में लिखी थी। एंड ऐसा नहीं है, नाउ आई लव माय प्रोफेशन, क्योंकि आपका प्रोफेशन आपको बहुत कुछ देता है, बहुत सारे स्किल्स सिखाता है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देता है। और मेरा कॉलेज जो है वो देवभूमि हिमाचल रही है। वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा स्थान था, क्योंकि वहां पे भी मतलब एक तो मुझे ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं लगी, क्योंकि अपने जैसा माहौल था, और वहाँ काफी सारे फ्रेंड्स बने। और मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, मुझे लगता है कि वो आपको स्किल देते हैं, नॉलेज देते हैं, लेकिन आपको जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाते हैं कि आपने कैसे समाज में, सोसाइटी में कैसे डील करना है, क्योंकि सेवा भाव शायद तभी से भर जाता है हमारे अंदर। डॉक्टर विकास इस बात से सहमत होंगे कि जब हम कॉलेजेस में होते हैं, खासकर ऐसे कॉलेजेस में जहां हमारी जो डीलिंग है वो पेशेंट्स के साथ होती है। जब हम थर्ड ईयर में आते हैं तो पेशेंट्स हमें मिलते हैं, फिर हमें हमें सिखाया जाता है कि उनसे बात कैसे करनी है, उनके दर्द को कैसे समझना है, कैसे महसूस करना है, कैसे उनको उनको उस दर्द से बाहर निकालने की जो ट्रेनिंग होती है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हर मेडिकल फील्ड के पर्सन में जो है वो घर कर जाती है, और वो उसके अंदर रहती है। मतलब
ऐसा कह सकते हो कि वो उसके ब्लड में ही आ जाती है, एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि वो बहती है उसके अंदर, मतलब एक एक एहसास बन के। तो इसी तरह मेरे अंदर भी ऐसा हुआ कि वहीं से ही मुझे लगा कि नहीं, मतलब ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है कि हम किसी को दर्द से जब बाहर निकालते हैं, और कोई जब हमें बोलता है कि डॉक्टर साहब, मतलब बहुत 2 रातों से सोया नहीं था या सोई नहीं थी, तो आज चैन की नींद सोई, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं होता है किसी के लिए भी। तो वो चीज़ ठीक है, हम अपनी अर्निंग के लिए सब कुछ करते हैं, मतलब अर्न तो करना ही है प्रोफ़ेशन से। लेकिन वही है, हमारी विडंबना ये है कि किसी का दर्द दूर करके ही हम जो है वो हमारा प्रोफ़ेशन ऐसा है कि दर्द दूर करके हम अपना सर्वाइवल करते हैं, पर वो अच्छा भी बहुत लगता है। और वो एक्सपीरियंस जो कॉलेज का एक्सपीरियंस मेरा रहा, वो बहुत अच्छा लगा। मेरे मेंटर्स बहुत अच्छे रहे, मतलब स्टाफ से मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने फ्रेंड्स से बहुत कुछ सीखा। और इसी तरह मेरी प्रोफेशनल जर्नी जो है वो हिमाचल में कंप्लीट हुई, और वहां से बहुत सारे, क्योंकि हॉस्टल में मैं रही हूँ, और जिंदगी के बहुत सारे तजुर्बे, मैं बुरे तो नहीं कहूंगी, पर खट्टे मीठे एहसास बहुत थे। और इससे मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव चीजें मैंने वहां रहकर सीखी हैं अपनी लाइफ में। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हिमजा। और थोड़ी सिमिलैरिटीज जो मुझे लग रही है, आप आपका बचपन डिस्ट्रिक्ट कठुआ में गुजरा, मेरा भी जी वहीं गुजरा है। जी जी मेरी जी मेरे पेरेंट्स दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे। जी और आपका केवी से हुई शिक्षा, तो मैं भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही पढ़ा हूँ। पहले जी जी बसोली में, फिर कठुआ में। जी और जी इंसिडेंटली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने भी 7.5 से ज्यादा साल हिमाचल में काम किया है। तो ओहो, हिमाचल में तो लगता ही नहीं वही, है कि हम तभी बाहर रह रहे हैं। रह रहे हैं, तभी मैंने कहा बिल्कुल, देवभूमि। बिल्कुल देवभूमि जम्मू जैसा ही है, पूरा जम्मू डोगरा जैसा ही है, कल्चर। हाँ, उतना। अब मैं जब कांगड़ा में रहता था, पालमपुर में रहता था, तो वहाँ की धाम हमारी धाम, बसोली की धाम हाँ, जैसी ही बसोली मुझे से बहुत, हाँ, मैच। बिल्कुल मिलती जुलती सेम डिशेस और सेम तरह के लोग। तो हमें वहां तो लगा ही नहीं कि बाहर रह रहे हैं। तो ये सिमिलैरिटीज कुछ मुझे नजर आई। और ये जो आपने कहा कि एमबीबीएस के बाद जो रह जाते हैं वो डेंटल में, तो मेरा भी बैचमेट एक है डॉक्टर अजय गुप्ता, आज के लीडिंग डेंटल सर्जन जी है वो। तो जी वो मेरे बैचमेट हैं। तो जब हम एमबीबीएस में सिलेक्ट हुए थे, तो वो उन्होंने डेंटल में फर्स्ट बैच यहीं पे होता था, जीएमसी जी जम्मू में। जी तो जी, 1 साल तक वो यही सोचते थे कि मैं दोबारा एंट्रेंस दूं कि नहीं दूं। हाँ लेकिन उन्होंने स्टिक किया, बोलते नहीं, अब यही लेना है। और इतना अच्छा किया उन्होंने अपने पूरे करियर में। जी कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट जी में है अभी वो, जी डेंटल जी कॉलेज में। जी तो पैशन के साथ काम करते हैं। और मैं यही कह सकता हूँ कि मैंने खुद भी पर्सनली भी मैं उनको कंसल्ट करता हूँ। आई नो, आई हैव सीन हिज जर्नी, स्ट्रगल से भरी हुई जर्नी, और आज जिस मुकाम पे हैं वो। तो एक पैशन होना और एक पैशनेट डेंटिस्ट, मुझे लगता है एक बहुत ही जरूरत है हमारे समाज को। ये एक जी एक अलग नैरो प्रिज्म है कि नहीं, एमबीबीएस है तो नहीं। मैं तो बराबर का समझता हूँ कि जितनी इम्पोर्टेंस हर ब्रांच की अपनी इम्पोर्टेंस है, ये हम सोसाइटी बना देते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊपर है, ये जी नीचे है। मुझे लगता है ये जी धारणा नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर आपने विकास, बहुत अच्छा लेकिन बोला। डॉक्टर विकास, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, क्योंकि आप दोनों डॉक्टर्स और मैं पेशेंट हूँ जो अपने दांत काफी बार ठीक कराने जाता हूँ। जो दांतों के डॉक्टर हैं, आप तो फिर भी हड्डी जोड़ने के कुछ पैसे लेते हैं। अगर नया दांत लगवाना हो 25 से 30 हजार का लगता है। वो पुराने जमाने की बातें आप कर रहे थे, जब डॉक्टरों के पास, डेंटिस्ट के पास लोग नहीं जाते थे। आज की डेट में डेंटिस्ट के पास तो पाँव रखने की जगह नहीं है, बिकॉज चाहे उसने अपने दांत ठीक कराने हो, चाहे ब्रेसेस लगवानी हो बच्चों ने। और अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हर इलाज तो विदेशों में लोग करवा लेते हैं, लेकिन डेंटल का इलाज करने के लिए वो फिर इंडिया में आते हैं, क्योंकि दैट्स अ कॉस्टलीस्ट वन। तो मैं इसीलिए इंटरप्ट करना चाहता था, बिकॉज आप दोनों बात कर रहे हैं 1970-80 की, मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की, जहां पे डेंटल डॉक्टर्स आर सॉट आफ्टर मच मोर, एज इक्वलेंट टू इवन कार्डियोलॉजिस्ट इन मोस्ट ऑफ द बिल्कुल, मेट्रोज। सो बिल्कुल। डॉक्टर साहब, तो आपने इसी बहुत अच्छी तरीक बताई, और हाँ, सबसे बड़ी चीज आपने बेटर क्या बताई, जब दांत में दर्द होता है ना, तो दैट इज, बाकी सारे दर्द फिर भी बर्दाश्त होते हैं, दांत की कैविटी बर्दाश्त नहीं होती दर्द। एंड यू हैव नहीं रियली होता टच द कॉर्ड, डॉक्टर विकास। इसी इसी से जुड़ा हिमजा जी सवाल है डॉक्टर हिमजा आपसे, कि आपने काफी सालों से आप इस डेंटल प्रोफेशन में हैं, और इस जर्नी में हेल्थ केयर और अवेयरनेस डेंटल केयर की फील्ड में आपने कौन से मेजर चैलेंजेस चेंजेस जो हुए हैं, खासकर जम्मू रीजन में आपकी फील्ड में, डेंटल में, जो आपने ऑब्जर्व किए?
जी। इतने इतने सालों में? बिल्कुल जैसे अजय जी ने कहा कि इनकी बात से मैं सहमत हूँ और इसी में इसका जवाब भी छुपा हुआ है कि जब आप प्रीवियस ईयर्स की बात करें, बहुत साल पहले जब हम छोटे थे, तब शायद इतना अवेयरनेस नहीं थी ओरल हेल्थ को लेकर। मैं डेंटिस्ट्री की बात नहीं करूंगी, मैं जर्नल ओरल हेल्थ की बात करूंगी, क्योंकि वो पूरे हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। इट्स जस्ट लाइक अ गेट ऑफ अ हाउस। तो हमारा ओरल हेल्थ इज जस्ट लाइक दैट, क्योंकि अगर वो ठीक है तो शायद पूरा शरीर जो है वो ठीक रहता है। क्योंकि सिर्फ इसमें दांत नहीं आते, इसमें हमारी टंग आती है, हमारा ओरल म्यूकोजा आता है, हमारा पैलेट आता है, चीक्स आती हैं, सब कुछ आता है। और हम इससे मतलब सांस का आदान प्रदान भी होता है। तो दिस शुड बी हेल्दी, ये अब लोगों को जो है वो काफी समझ में आ गया है। आ, उसके लिए हम अब हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। सोशल मीडिया जो है, प्लेटफॉर्म्स हैं उनके, ये एक बून भी रहा है कि लोग अब अवेयर तो हो गए हैं। कम से कम मैं ये नहीं कहूंगी कि लोग पूरा अपना ट्रीटमेंट या सब कुछ उससे देखें, बट अवेयर बहुत हो गए हैं। और अब लोग, जैसे बहुत साल पहले हम देखते थे तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि स्केलिंग भी करवानी है। अब लोग खुद से आते हैं ये बोलने कि हमें स्केलिंग की जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात है जो इतने सालों में हमने एक्सपीरियंस किया। मतलब अगर मैं 15 इयर्स बैक भी बात करूं, जब 15 साल पहले मैंने अपना क्लिनिक ओपन किया था, तब भी लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं थी कि सफाई भी जरूरी है। ठीक है, तब उससे पहले तक दांत का दर्द इज ओनली डेंटल प्रॉब्लम विच पीपल हैव टू फेस। बट अब लोग आते हैं, हमारे दांत टेढ़े हैं, सीधे करवाने हैं। हमें उनको पता है कि अगर मुंह में दांत कम होगा तो उसका क्या जो है वो साइड इफेक्ट होगा। खाना जो है, नहीं है कि डेंटिस्ट भी इसमें जुड़े हुए हैं इसकी अवेयरनेस के लिए। और हमारे अब ओरल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट भी इसमें लगी हुई है कि इस तरह से लोगों को अवेयर किया जाए। सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही नहीं, गवर्नमेंट जो है ओरल हेल्थ मंथ मनाती है, जिसमें कि हॉस्पिटल्स में जो है वो डॉक्टर्स को भी बोला जाता है कि वो पेशेंट्स को अवेयर करें, क्योंकि प्रिवेंशन जो है, मुझे लगता है वो क्योर से ऑलवेज इट्स बेटर। तो उस हिसाब से काफी चेंजेस आई हैं हम लोगों में, कि लोग खुद से आते हैं ये बोलने कि हमें अपनी ओरल हेल्थ अच्छी करनी है। हमें अपनी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पूरी बॉडी जो है उस इस पर निर्भर करती है। तो दैट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स डेंटिस्ट्री, आई थिंक। ग्रेट। राइट। डॉक्टर साहब, हम चलते हैं अब आपकी सोशल कमिटमेंट पे। बिकॉज जी। अगर हम प्रोफेशनल कैरियर के साथ साथ आपका फोकस सोशल वर्क पर भी बहुत रहा है। आपको सोसाइटी के लिए आपने बहुत काम करती हैं। आपने कई इंस्टेंसेस में, इवन दो, डॉक्टर विकास, आई वाज जस्ट फॉलोइंग हर फेसबुक पेज, तो काफ़ी एक्टिव रहती हैं ये सोशल कॉजेज में भी। तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ मिलती है? और जिस काम में आप हैं, जब मैंने डॉक्टर विकास को कहा कि अ, ये कहते हैं कि 9:45 पे करेंगे, मेरी भी एक मीटिंग थी, ही वॉज ऑल्सो स्टक। तो मैंने कहा, अब मैं तो 9:45 पे आ जाऊंगा, आई क्लोज माई मीटिंग एंड देन आई ज्वाइन। मैंने कहा, डॉक्टर हिमजा जो है वो कैसे आ पाएंगे इतनी लेट? ही सेड कि वो सारा जब काम खत्म करके 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब ही वो फ्री होती हैं। जब आपका इतना टाइट शेड्यूल है तो सोशल वर्क कैसे करती हैं और इसकी प्रेरणा कहाँ से आई आपको? देखिए, मुझे लगता है कि जो सोशल वर्क है अपने आप में एक ऐसा काम है जो सुकून देता है। अगर आप इसको दूसरे वे में देखें, मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता है, और बहुत सारे लोग जो जो ये कर रहे हैं, इवन डॉक्टर विकास जो है वो भी बहुत सारे सोशल कॉजेज में जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है वो इस बात को मानेंगे कि एक इंटरनल सुकून जो है वो हमें मिलता है इस काम से। पहली सबसे फॉरमोस्ट थिंग जो है वो ये है। और आपने बोला कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो वही मैं बात करूंगी कि मैंने मतलब अपने पेरेंट्स को देखा कि जब हमारे घर में पेशेंट्स आते थे, तो मेरे फादर, हम कहीं जा रहे होते थे, मतलब कहीं निकलना है अभी थोड़ी देर में फैमिली के साथ, तो पेशेंट आ गया, तो सब काम छोड़ के वो ऐसा नहीं वो प्रैक्टिस नहीं करते थे। मैं दूसरी बात कर रही हूँ कि मतलब कि कोई पेन में है, फिर वो हमें समझाते थे कि देखो बेटा, कोई पेन में है, उसको दवाई देना जरूरी है। तो ये चीज इम्बाइब हो गई। अब इम्बाइब हो गई, जब हम बड़े हुए, जब जब मैं बड़ी हुई, तो जब मैं प्रोफेशनल उसमें आई, तो मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ मुझे अपना काम तो मुझे करना है, स्किल्ड हो गई हूँ मैं, नॉलेजेबल, नॉलेज ले लिया है, अब और भी ले रहे हैं। मतलब लर्निंग तो होती रहती है, पूरी पूरी लाइफ हम लर्न करते हैं हर चीज से। मैं नहीं कहूंगी कि पूरी तरह कोई नॉलेजेबल हो जाता है,
तो वो चीज जो है, वो चीज मेरे अंदर थी कि नहीं, इससे हटके भी कुछ करना है, कुछ तो हम समाज को दें ऐसा जो हम दे सकते हैं। अगर हम हेल्थ हेल्थ पर्सन्स हैं तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं। तो वहीं से मेरे को लगा कि नहीं, अपना सोशल जो हमारा जो मतलब चीजें हैं, हमारा सोशल कॉज जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि हम लोगों को प्रेरित करें कि और लोग भी जो है वो इसमें जुड़े, जितना वो कर सकते हैं, जो अपनी अपनी मतलब उस कैपेसिटी के हिसाब से। हर इंसान की मुझे लगता है कैपेसिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ इस सोसाइटी को अच्छा दे, मतलब सोशल वर्क के माध्यम से कर सकता है। और जहां तक टाइम की बात है तो धीरे धीरे वो भी सॉर्ट हो ही जाता है, जब आपके मन में मंशा हो, आपका विजन हो, आप अंदर से स्ट्रांग हो कि ये आपको करना है। तो मुझे लगता है फैमिली, घर परिवार, बच्चे इवन वो भी आपका साथ देते हैं कि नहीं, मतलब ये अच्छा काम है, इसको करना चाहिए। तो वही प्रेरणा होती है सबसे बड़ी। बहुत बढ़िया। डॉक्टर हिमजा, आप जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं जो अपने समय से निकाल कर और सोशल वर्क में भी लोगों की मदद करते हैं, मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहता हूँ ऐसे लोग हमारे डुग्गर को, हमारे डोगरा एक कम्युनिटी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज एक सपोर्ट और एक स्ट्रेंथ चाहिए रहती है हमेशा सोसाइटी में ऐसे लोगों के लिए। एंड डॉक्टर हिमजा इसका एक जीता जागता प्रूफ है कि इतने स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल जर्नी के साथ साथ सोसाइटी को भी पे बैक कर रही हैं। एंड ऑन बिहाफ ऑफ तवी टेल्स जितने हमारे श्रोता हैं, हम आपका थैंक्स करना चाहते हैं डॉक्टर हिमजा कि आप सोसाइटी को पे बैक कर रही हैं और एक सपोर्ट कर रही हैं सोसाइटी को एज ए स्ट्रॉन्ग पिलर। डॉक्टर विकास। डॉक्टर हिमजा, आपने अभी जैसे सोशल कॉजेस की बात की, तो आपने प्लाक्षा फाउंडेशन की शुरुआत की और उसके थ्रू 100 से ज्यादा मेडिकल और डेंटल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। 100 बहुत बड़ा नंबर होता है। और ये अपने लेवल पे इतने कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं जानना चाहता हूँ इस इनिशिएटिव की शुरुआत का आइडिया कैसे आया। सर, जब मैं 2007 में मैं पास आउट करके आई, 2006 में मैं पास आउट हुई थी। उसके बाद 2007 में मैं ईएसआई हॉस्पिटल बड़ी ब्राह्मणा में आई वाज वर्किंग देयर एज अ डेंटल ऑफिसर। मैंने वहाँ काम किया है 3 साल। तो जब मैं वहाँ काम करती थी तो मेरे पास ना बहुत ऐसे लोग आते थे कि जो मतलब ठीक है, वहाँ पे दवाइयाँ मिलती थी, सब कुछ मिलता था, पर बहुत सारी चीजें थी जो जब, और मेरी आदत है कि मैं अपने पेशेंट्स से थोड़ा-सा पर्सनल टच भी रखती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है, नहीं है? मतलब ये मुझे एक शौक कह लो, आदत कह लो या कुछ भी कह लो, वो है। तो जब मैं उनसे बात करती थी तो उनकी स्टोरीज सुनती थी, तो कइयों की स्टोरीज इतनी दयनीय होती थी कि उनको उनको कुछ पता ही नहीं है। वो कहते थे हमें आज तक किसी ने बोला ही नहीं ये बात, डॉक्टर साहब किसी ने बताया ही नहीं कि अगर हमें बचपन से पता होता तो हम शायद ऐसा करते। कोई भी डिजीज अगर उनको थी या कुछ भी प्रॉब्लम उनको थी, तो मुझे लगा कि इस तरह का कुछ करना चाहिए इन सोसाइटीज में जाकर, इन जगहों पे जाकर जहाँ पे लोग अवेयर ऑफ ही नहीं है ऐसी चीजों के जो आजकल सबको पता है, अर्बन एरियाज में सबको पता है, पर रूरल में ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है इस तरह की, कि इस तरह अपने आप को हम कई चीजों से सेव कर सकते हैं, कितनी सारी डिजीजेस से बचा सकते हैं, या हमारा फूड कैसा होना चाहिए, या हमारी हैबिट्स कैसी होनी चाहिए। तो तब से मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इन लोगों के बीच में जाकर जो है इनको एटलीस्ट प्रिवेंशन के बारे में तो बताऊं। तो 2009 में हमारी इंडियन डेंटल एसोसिएशन है यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं एक कैंप में आऊं। तो तब मुझे पता चला कि मैं इस तरह के कैंप्स कर सकती हूँ और मतलब जाके लोगों से खुद मिल सकती हूँ और उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सुन सकती हूँ, और अगर कुछ हो सकता है मेरे से तो मैं उसका हल भी निकाल सकती हूँ। तो एटलीस्ट कुछ और नहीं तो मैं एजुकेट तो कर सकती हूँ लोगों को। तो 2009 से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो पहले तो मैं अकेली ही थी, मतलब जाती थी, कैंप्स करती थी। पहले मैं खुद बोलती थी लोगों को कि मुझे बुलाओ क्योंकि मैं चाहती थी कि एक बार मैं लोगों के बीच में खुद घुसूं। क्या होता है कि शायद आपको वो रास्ता भी नहीं मिल रहा होता कई बार, अगर आपने समाज में काम करना है ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आप कैसे समाज में अकेले कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। बट मैं कई जगह खुद से चली गई और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने एक दो जगह तो सिर्फ जैसे 15-20 लोगों को झुग्गी में खड़ा किया और वहीं पे जाके भाषण दे दिया, मतलब
कि मतलब आप ऐसे करिए, और अगर आपको दवाइयों की जरूरत है तो प्लीज आप मुझे बताइए। और मैंने खुद से भी उनको जाके, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भगवान ने थोड़ा सा दिया है तो उसको हम लोगों में भी बांट सकते हैं। तो खुद से मेडिसिन देना, और लेकिन वो मुझे चीज ना, रात को बहुत अच्छी नींद आती थी जिस दिन मैं कैंप करती थी। और वो कैंप से लेके स्टिल आज भी जब मैं कोई कैंप करके आती हूँ ना, तो उस दिन मुझे जो सुकून, जो खुशी मिलती है ना, उसका अंदाजा, मतलब उसको मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि सिर्फ कि मैं ये करती हूँ, बहुत सारे लोग ये करते हैं, और जो करते हैं मुझे लगता है उनको डेफिनेटली बहुत खुशी मिलती है। तो तब मेरी फाउंडेशन का कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं था। फिर करते 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 रूरल एरिया से मुझे फोन कॉल्स भी आने लगे, मतलब खुद से लोग बुलाने लगे कि नहीं आप करते हैं। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप इसका कोई नाम रखिए मैम। तो तब तक मेरी डॉटर बॉर्न हो चुकी थी, तो मैंने अपनी डॉटर, मेरी डॉटर का नाम है प्लाक्षा, तो मैंने अपनी डॉटर के नाम पे उसका नाम रखा। मुझे लगा कि एक तो समाज में अच्छा मैसेज आता है कि मतलब बेटियां जो हैं वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मैंने अपनी डॉटर के नाम पे ही ये प्लाक्षा फाउंडेशन नाम रखा। और अब बाय गॉड्स ग्रेस मुझे मंथ में 2 या 3 कॉल्स आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब आके यहाँ कैंप कीजिए। और अब मेरे साथ डॉक्टर्स की टीम है, मेरे साथ कई हॉस्पिटल्स जुड़े, जैसे शंकुज जुड़ा, मतलब या ब्लड कैंप्स मैंने करे। मतलब मेडिकल डॉक्टर्स भी मेरे साथ जुड़े कैंप करने के लिए, खुद से वो आगे आए। क्योंकि उनका ऑब्वियसली उनका भी इनिशिएटिव है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मेरा अकेली का इनिशिएटिव है, क्योंकि कोई भी काम तभी संपूर्ण होता है जब आप सोसाइटी को, लोगों को साथ लेके चलते हो। अकेला काम नहीं हो सकता है अकेले रह के। तो बहुत सारे अच्छे लोग समाज के मेरे साथ जुड़े, जिन्होंने इस काम में मेरा साथ भी दिया, मेरा सहयोग भी दिया। और मुझे मुझे जो है करेज भी मिली ये काम करने की। और मुझे लगता है कि इस तरह से हम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से, कैंप्स को लेके खास करके, क्योंकि भारत में खास करके हेल्थ केयर में देखा जाए तो बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ केयर फैसिलिटीज की। जहां हम अर्बन एरियाज में बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो रूरल एरियाज में देखा जाए तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। चाहे हम थोड़ा भी पेरिफेरी में जाएं, तो हमेशा मेरी भी एज ए प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल कोशिश रहती है कि कहीं से भी कोई ऑफर आए कि कैंप करना है, तो मैं उसको जी प्रायोरिटी देता हूँ। और सुबह भी मुझे 6:30 बजे कैंप के लिए बिलावर में जी। जाना है। तो तो ये आप युग जैसे लोग भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है सर, ऐसा नहीं है, जी, मतलब तो यू आर माय वही सीनियर है कि आल्सो। बिल्कुल तो वो सेटिस्फेक्शन जो मिलती है, जैसे आपने बोला, बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन। और ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको क्या बीमारी है, क्या है। और जैसे अब आयुष्मान की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि इन कैंप्स का महत्व और बढ़ गया है। जी जी चाहे दवाइयां तो हम देते जी। हैं, वो चलो 4 दिन चलेंगी, लेकिन कोई हाँ डायग्नोसिस बन जाए और उनका ट्रीटमेंट, जैसे नी के जैसे मैं रिप्लेसमेंट्स करता हूँ, तो फ्री गांव के पेशेंट्स की करके मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। जिनको मैंने कैंप्स में ढूंढा होता है, उनको जी। मोटिवेट करके लाना, फिर उनको ठीक से चलाना। और मैक्सिमम मेरे पेशेंट्स जो हैं वो रूरल बैकग्राउंड के, हिली एरियाज के हैं, और वो जब चलते हैं तो उसके बाद जो सुकून और जो चैन की नींद आती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं आपकी सही। बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इन कैंप्स से, ऐसी एक्टिविटीज से हमें एक अलग तरह की सेटिस्फेक्शन मिलती है और अलग तरह का सुकून मिलता है। और आप इस तरह से रेगुलरली कर रही हैं, तो आपका पूरे जम्मू की ओर से और डुग्गर वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से हमें इंस्पायर करते रहिए। अजय जी। डॉक्टर हिमजा, ये पहले प्लाक्षा का मतलब क्या रहेगा? बिकॉज आपने बेटी का नाम भी रखा, बहुत सुंदर नाम है। बिकॉज जी जब मैं आपके लिए ये डिजाइन कर रहा था कि वी हैव टू स्पेंड टाइम विद यू आपकी जर्नी पे, तो जी। प्लाक्षा नाम बहुत अच्छा लगा और बहुत डिफरेंट लगा। तो इसका मतलब क्या है? मेरी डॉटर जो है वो फर्स्ट नवरात्रे को बॉर्न हुई थी, तो डेफिनेटली माता पे मुझे उसका नाम रखना था। तो माँ सरस्वती का नाम जो है वो प्लाक्षा है, तो इसीलिए मैंने उसका नाम प्लाक्षा रखा। और वहीं से मुझे आइडिया आया कि नहीं, मुझे अपनी फाउंडेशन जो, क्योंकि माँ सरस्वती जो है वो हमेशा विजडम की देवी हैं, वो एक नॉलेज की देवी हैं, नॉलेज बांटती हैं। तो मुझे लगता है कि ये अप्रोप्रिएट नाम था, क्योंकि मैं भी वही काम कर रही हूँ कि लोगों को अवेयर करने की कोशिश में हूँ कि अवेयर हो जाएं। तो इसलिए ये प्लाक्षा मेरी डॉटर का नाम भी इसीलिए है, और मेरी फाउंडेशन का नाम भी इसीलिए है। बहुत सुंदर नाम है। और इसके साथ डॉक्टर हिमजा मूव करते हैं
आपके प्रोफेशन हमने कवर किया, आपकी सोशल ओरिएंटेशन, किस तरीके से आप सोसाइटी को पे बैक कर रही हैं। अब हम आपके आते हैं जो आपका अटैचमेंट एंड पैशन है जो डोगरी लैंग्वेज के लिए। अ, आप डोगरी लैंग्वेज को सिंगिंग और राइटिंग के थ्रू प्रमोट करती हैं। अ, जी। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और डोगरी म्यूजिक के साथ आपका पर्सनल कनेक्शन क्या है? लेकिन इसका सवाल का जवाब देने से पहले, अगर आप डोगरी में अगर हमें कुछ सुनाएंगी या श्रोता को सुनाएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वी रियली रिक्वेस्ट यू कि कुछ शब्द अगर आप डोगरी में जो आपने खुद लिखे हैं या किसी के लिखे हुए हैं और आपने गाए हैं। जी। मैं अपने खुद के लिखे हुए ही 2 शब्द सुनाऊँगी जो मैंने खुद लिखे थे। डोगरी जम्मू मेरी जान लिखा है और सच में जम्मू मेरी जान ही है। ये मैंने सोच के ही लिखा था क्योंकि मुझे आपने जैसे बोला मुझे डोगरी से बहुत प्यार है, अपने कल्चर से, अपने लोगों से। मतलब इसका मैं मतलब बियॉन्ड वो है ये, मैं किसी को बयान नहीं कर सकती। इतना है कि व्हेन आई वाज़ गेटिंग मैरिड तो मैंने अपने पापा से एक ही रिक्वेस्ट की थी कि किसी से भी शादी करवाना लेकिन मुझे जम्मू से बाहर मत भेजना क्योंकि मैं जी नहीं पाऊँगी जम्मू के बाहर। बहुत बढ़िया। तो चलो वो तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया कि मैं जम्मू में ही हूँ अभी तक। तो इतना मतलब इतना मुझे अटैचमेंट है और जहाँ तक आपने लाइन्स की बात की तो पहले लाइन्स ही सुनाऊँगी। माँ बोली डोगरी है बड़ी गै प्यारी सांबे सांबे रखो जिया हीरे दी पटारी हीरे दी पटारी इससे कन्ने है जी साड़ी इससे कन्ने है जी साड़ी बखरी पशान बड़ी गई उच्ची है जी साड़े जम्मू ए दिशानो मेरे जम्मू ए दिशानो साड़े जम्मू ए दिशान। बहुत बहुत ही सुंदर। बढ़िया। और आपकी आवाज, एक तो जैसे आपने जम्मू से कहा कि मेरा और डॉक्टर विकास का भी यही है कि हमारी तो जान ही जम्मू है, क्योंकि उसके बिल्कुल सिवाय हमें कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल। और जब आपने जम्मू के ऊपर ये गाया है और आपकी आवाज सच में माँ सरस्वती ही आपके अंदर विराजमान है, तभी आपके प्रोफेशन, आपका सोशल ओरिएंटेशन और आपकी आवाज तीनों आपस में सिंक करती हैं। रियल रियल कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम तवी टेल्स, हम दोनों की थैंक यू तरफ सो से। मच। बहुत अच्छी आपकी आवाज है, गॉड ब्लेस यू थैंक यू। ऑलवेज। एंड थैंक यू। नाउ जो क्वेश्चन आपसे पूछा आपके डोगरी की तरफ पैशन पे, उसके जी। लिए डॉक्टर हिंजा। डोगरी मुझे लगता है कि हमारे घरों में बचपन से ही बोली जाती रही है। मतलब आप सबको भी पता है हमारा, अब पता नहीं अब लोग बोलते नहीं है या क्या बात है, पर हम जब छोटे थे तो हमने तो डोगरी बहुत सुनी है। पेरेंट्स बोलते थे आपस में और नाना नानी दादा दादी सब डोगरी बोलते थे। तो मेरा जो वो है ना मतलब प्यार वहीं से शुरू हो गया कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता था बोलना, तो मैं डोगरी में बात करती थी बचपन में भी। तो हालाँकि बहुत लोग तब भी नहीं करते थे। अब तो कम हो ही गया है, लेकिन तब भी बहुत लोग नहीं करते थे। पर मैं करती थी क्योंकि मुझे अपने वही कह सकते हो कि पता नहीं ऊपर वाले की तरफ से ही था कि नहीं मुझे डोगरी में बात करनी है, डोगरी में करना है। स्कूल में जो है मैं डोगरी सॉन्ग्स में जो है वो मतलब पार्टिसिपेट करती थी। को-करिकुलम मेरा मतलब को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तो सिंगिंग तब से ही था मेरा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने डोगरी बोलना शुरू किया तो मुझे लगता था कि बहुत कम लोग डोगरी बोलते हैं, मतलब नहीं तब भी बहुत कम लोग बोलते थे, मतलब मेरे एज ग्रुप के बच्चे नहीं बोलना चाहते थे डोगरी। फिर जो आपने सिंगिंग और राइटिंग की बात की तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी लैंग्वेज को किसी भी कल्चर को प्रमोट करना है तो उसके लिए उसका फोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदा रहना। क्योंकि वही लोगों तक कनेक्ट करता है, वही लोगों को अच्छा लगता है और फिर वही उसी से उसकी प्रमोशन होती है। चाहे आप पंजाब में देख लो, पंजाबी शायद इसीलिए भी ज्यादा मतलब या किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, वहाँ का फोक, वहाँ का कल्चर, वहाँ की हर चीज़ जो है वो गुजराती में होती है या पंजाबी में होती है। तो मुझे लगा कि ये एक सबसे अच्छा माध्यम है लोगों तक एक तो अपने कल्चर को सेव करना और लोगों तक अपनी इस चीज़ को पहुँचाना कि आप भी इस काम में जुटिए ताकि
जो आने वाली जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जो हमें सुनती है, हमें देखती है या हमें फॉलो करती है, उनको पता चले कि नहीं, ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं जो डोगरी बोलना चाहते हैं। क्योंकि शायद आप इस बात को मानेंगे कि बड़े लोग ये समझते हैं कि ये तो गाँव का है या गँवार है या गाँव की है कि ये डोगरी बोलती है या डोगरी बोलता है। पर ऐसा नहीं है। अपने कल्चर को प्रमोट करना, मुझे लगता है एक अपनी धरोहर को संजो के रखना, एक किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, उसकी तरक्की के लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज़ तभी से आई, और मुझे सिंगिंग वैसे भी मेरा पैशन भी है, तो मैंने कहा कि चलो पैशन को ही चुना जाए इस काम के लिए, कि शायद लोगों को अच्छा लगे, शायद लोग इसको सुन के अपने कल्चर, अपनी भाषा, अपनी डोगरी के साथ जो है, वो जुड़ें फिर से। आपकी कोई एल्बम भी रिलीज की है आपने या? जी, जी। जी, जी, मेरे सॉन्ग्स आए हैं डोगरी में। जम्मू मेरी जान ये मेरा सॉन्ग आया था 2021 में। मैंने इसको मतलब अ, मतलब यूट्यूब पे हमने इसको किया। पूरा हमारा इवन बनी, बसोली, बिलावर की हमारी शूटिंग है पूरा। और उसमें मैंने इस सॉन्ग में मैंने जम्मू की हर चीज़ टच करने की कोशिश की है। यहाँ का खान-पान, रहना, लोग, हमारे डुग्गर, जो हमारे जो डोगरा फौजी भाई हैं हमारे डुग्गर प्रदेश के, उनको कवर करने की कोशिश की है। हमारा सिटी ऑफ टेम्पल्स है, माताएँ हैं, उनको कवर करने की कोशिश की है, देवियों को मतलब जो जितना मैं एक सॉन्ग में कवर कर सकती थी, जो मेरे दिल में आया। और मैंने ये एक रात में 1 घंटे में ये सॉन्ग लिखा था, क्योंकि बहुत उस बढ़िया। टाइम ना मुझे बस ये लगा कि नहीं, मुझे पूरा सब कुछ इसमें डालना है। इस एक सॉन्ग में मुझे अपने पूरे जम्मू कश्मीर को, जम्मू को पूरे को, अपने को लोगों तक पहुँचाना है कि ये मेरा कल्चर है, ये मेरा जम्मू है। इसीलिए मुझे इस पर इतना गर्व है, इतना प्राउड है, और ये मेरी जान है और मेरी शान भी है। बहुत ही बहुत बढ़िया डॉक्टर हिमजा। और जैसे आपने बोला कि जैसे काफी लोग अभी भी सोचते हैं कि डोगरी अगर बोलते हैं तो शायद आप पिछड़े इलाके से हैं या आप रूरल बेल्ट से हैं। हमने कवर किया था ललित मंगोत्रा जी को, जो पद्मश्री हैं और हमारे लिए बहुत ही माननीय और सम्मानीय हैं। वो जी, डोगरी संस्था के वो प्रेसिडेंट भी हैं। जी। सर एक ऐसे फिजिस्ट हैं जो जर्मनी में और बाकी जगहों पर रह रहे हैं और हमेशा डोगरी को प्रमोट करने के लिए, लिखने के लिए वो सबसे आगे हैं। मैं श्रोताओं को यही बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर हिमजा, पद्मश्री ललित मंगोत्रा जी, ये लोग हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आइडियल हैं, कि ये लोग अगर डोगरी को प्रमोट करते हैं और आपको भी उसी तरीके से करनी चाहिए। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन कई लोगों में पूछते हैं कि अगर आप डोगरी में इतना प्रमोशन करते हैं और आपको इतनी अटैचमेंट है तो ये प्रोग्राम डोगरी में क्यों नहीं है? मैं इसका आंसर फिर आपके इसी माध्यम से देता हूँ, बिकॉज आप सामने हैं। डोगरी हम सबको पता है। चैनल का जब मैंने और डॉक्टर विकास ने कंसेप्चुलाइज किया था, हम चाहते थे डॉक्टर हिमजा को जम्मू नहीं, महाराष्ट्र में भी लोग देखें, चेन्नई में भी लोग देखें और हिंदुस्तान के बाहर भी देखें। और जितने हमारे जेम्स हैं जिनको अभी तक हमने कवर किया, आप 57th हैं, उनकी लाइफ जर्नीज को लोग पूरे हिंदुस्तान और विश्व में देखें। क्योंकि डोगरों को देखेंगे तभी डोगरी को समझेंगे। तभी ये जो चैनल है ये या तो हिंदी में है फॉर लोकल सब्सक्राइबर्स, हम ये ट्राई कर रहे हैं कि वी विल ऑल्सो एक इसका सेपरेट वर्जन डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्रिएट करने के थ्रू एआई, जो मोस्ट प्रोबेबली अगले 3 या 4 एपिसोड के बाद वी विल ट्राई पूरी रिपोजिटरी को कवर करने के लिए। एंड थैंक्स डॉक्टर हिमजा, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है आपकी अबाउट डोगरी एंड अबाउट आर रीजन। डॉक्टर विकास। डॉक्टर हिमजा, आप जैसे डोगरी के प्रमोशन में, प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और अपनी सिंगिंग और लिखकर लिखने का माध्यम चुना है, तो जी, आज के डिजिटल एरा में जब यूथ ज्यादा ग्लोबल कंटेंट कंज्यूम करता है, तो जी। डोगरी लैंग्वेज और कल्चर को यंग जनरेशन तक पहुंचाने के लिए क्या स्टेप्स जरूरी हैं आपकी नजर में? देखिए, आपने खुद ही बोला, आपके सवाल में ही जवाब है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स आजकल इंस्टाग्राम देखते हैं लोग, ट्विटर करते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि हम अपनी डे टू डे की चीज़ें भी उसमें डोगरी में डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगी, मैंने कैंप किया था बजालता में, बजालता के इंटीरियर में जाकर एक कैंप किया था, वहाँ पे एक छोटा-सा स्कूल था, तो वहाँ के बच्चे, उनके टीचर ने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब, एक बात है कि ये बच्चे ना हिंदी नहीं समझते।
तो मैं तो अंदर से तो मेरे लिए ये एक मतलब बहुत खुशी की बात हुई कि ऐसे खुशी नहीं होनी चाहिए कि हिंदी तो समझनी चाहिए, मतलब हमारी मातृभाषा है। बट उन्होंने बोला कि उनको लगा कि शायद ये डॉक्टर है तो पता नहीं हिंदी जानती होगी, तो कहते कि अगर आप डोगरी में कुछ 2-4 वर्ड्स भी बोल देंगे तो इनको समझ में आ जाएगा। तो मैंने अपना पूरा कैंप जो है वो डोगरी में किया, वहाँ पे पूरी ओरल हेल्थ अवेयरनेस जो है वो पूरी डोगरी में ही मैंने वहाँ पे बच्चों को किया, उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे और फिर वो अखबार में भी छपा कि फर्स्ट डेंटल कैंप इन डोगरी। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, तो जो लोगों को प्रेरणा देंगी, यूथ के साथ कनेक्ट करेंगी कि अगर सोसाइटी में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हाई प्रोफेशनल्स जो हैं, प्रोफेशनल लोग जो हैं, जब वो अपनी चीज़ों को जो है वो डोगरी में रख सकते हैं और उसको फिर हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे मतलब सर्कुलेट भी करें, ये भी ज़रूरी है क्योंकि लोगों तक पहुँचाने का माध्यम तो यही है। तो उससे शायद उससे शायद लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और मैं अब क्योंकि इंस्टाग्राम का ज़माना है तो डोगरी में रील्स भी बनाती हूँ। इवन मतलब कई बार तो मैं अपने हस्बैंड को भी ले आती हूँ कि आप भी जो है इसमें शामिल हो जाओ मेरी इस मुहिम में, कि लोगों को लगे कि नहीं, डॉक्टर कप्पल जो है क्योंकि वो भी डेंटिस्ट है तो डॉक्टर कप्पल भी डोगरी बोलता है भाई, तो हमें भी डोगरी बोलनी है, मतलब ऐसा इट्स अ गुड थिंग टू राइट। मतलब टू इनकॉर्पोरेट इन सोसाइटी। तो इसके माध्यम से हम जो है डिजिटल वर्ल्ड में भी हम इसको उतार सकते हैं, हम इस तरह के प्रोग्राम्स कर सकते हैं, इस तरह के इवन कार्टून्स हम मतलब बना सकते हैं बच्चों के लिए, कि बच्चे जो है वो बचपन से ही जिस चीज को देखेंगे घरों में तो अब पता नहीं कितने लोग बोलते हैं कितने नहीं बोलते हैं, पर कोशिश तो करनी चाहिए क्योंकि बचाना तो अब हमने ही है, हमारे मतलब एंसेस्टर्स ने हमें दिया तो अब हमें भी तो आगे उसको प्रोपेगेट करना है इसके थ्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने जैसे कार्टून्स को टच किया, जी। बिकॉज मैं एक राइटर भी हूँ, मैंने एक किताब लिखी थी जम्मू के ऊपर ही, और किताब अच्छा। का नाम भी जम्मू ही है। तो अच्छा। मैं अभी कोशिश करूंगा डॉक्टर विकास के थ्रू, आई विल ट्राई टू सेंड इट अक्रॉस, कि आप उसको पढ़ेंगी। श्योर तो मुझे लगा श्योर। कि ये एक जो सेगमेंट है विच इज 30-35 का, वही किताब में ज़्यादा पढ़ रहा है। देन आई जी। स्टार्टेड क्रिएटिंग ए कार्टून्स माई सेल्फ। एआई की मदद, एआई आ चुका है तो उसकी वजह से कार्टून बनाने शुरू किए। फिर मुझे लगा कि सोशल मीडिया पे भी हमारी स्टोरीज कैसे जाएंगी। देन उसके भी वीडियोस बनाने शुरू किए, विच आई स्टार्टेड पुटिंग इट, कि ऐसे वीडियोस को देख के उनको पता चलेगा कि सुध महादेव की हिस्ट्री क्या है, हमारे यहाँ के मानसर है, मानसर की स्टोरी क्या है। सो ध्येय यही है कि जम्मू का किसी भी कोने में कुछ भी हो, उसके बारे में यूथ को पता चले, चाहे मीडियम कोई भी हो। ये जरूरी नहीं है जी। कि उनको बोले कि आपने किताब से पढ़ के करना है। अगर वो हाँ। सोशल मीडिया से भी समझ लें या वो किसी कॉमिक के थ्रू समझ लें, तो हमारा एक मकसद पूरा हो जाएगा कि उनको अपनी हेरिटेज, हिस्ट्री और अपना कल्चर, लैंग्वेज, सबके बारे में अवेयरनेस हो गई। डॉक्टर हिमजा, नाउ वी आर इंचिंग टूवर्ड्स एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल हमने जो यूथ के बारे में बात की, आप यूथ को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरीके से, बिकॉज आप मल्टीपल हैट्स वेयर करती हैं, डॉक्टर की भी करती हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट की भी, एक लैंग्वेज की आप एक सोल्जर है, एक प्रहरी है जो लैंग्वेज को आगे लेके जा रही हैं, इतनी सारी हैट्स आप करती हैं। तो आप यूथ को क्या बताना चाहेंगे कि वो एक तो लैंग्वेज के ऊपर क्या काम करें, हेरिटेज के सेफगार्ड करने के लिए क्या करें, और मल्टीपल और मल्टी स्किलिंग जिसमें काफ़ी काम करें, क्योंकि एक आपको लाइवलीहुड के लिए भी चाहिए और एक आपको जी। अपनी अच्छी नींद के लिए भी चाहिए जब आप अच्छे काम करते हैं, और एक दिल के लिए भी चाहिए कि अगर आप अपनी लैंग्वेज या कल्चर पे काम करते हैं। तो इतने सारे काम कैसे आप कर सकती हैं, उसके बारे में अगर आपको मैसेज देना चाहती हैं। देखिए, मैं यूथ जो है आज का बहुत मुझे लगता है कि वेल एजुकेटेड है, स्किल्ड है, मतलब हो रहा है, मतलब है अभी तो। तो सिर्फ इतनी सी ज़रूरत है कि जो वो उनका स्किल है, जो उनकी एजुकेशन है, जो उनके पास है, जो उन्होंने मतलब इम्बाइब किया है अपने अंदर इतनी सारी, क्योंकि आजकल कितना कुछ है, डिजिटल है, एआई है, चैट जीपीटी है, सब से जो भी वो इम्बाइब करते हैं, उसका कुछ पार्ट जो है, जो अच्छा पार्ट है, वो सोसाइटी को दे सकते हैं। मतलब टाइम निकाल के उस किसी भी तरीके से सोसाइटी को पे बैक करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ही एफर्ट पुट करना है। जहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठ के भी किया जा सकता है। जैसे अब हम बैठे हैं, हम
3 लोग बैठे हैं, हम अपने 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 स्थान पे बैठे हैं, बट फिर भी हमारी बात जो है वो लोगों तक पहुंच रही है। तो इस तरह की चीजें वो कर सकते हैं आज की डिजिटल इक्विपमेंट्स का सहारा लेकर। और कल्चर की बात आपने की, तो कल्चर को बचाने का बीड़ा जो है वो अब आने वाली जनरेशन पर ही है। हम एफर्ट कर रहे हैं, बट उनको हमारे एफर्ट से वो सीखें, जो समाज की कुरीतियां हैं उससे दूर रहें, और इन सब कामों में जब वो लगेंगे तो मुझे लगता है कि कुरीतियां भी उनसे दूर ही रहेंगी। उसके लिए उनके पास वक्त ही नहीं रहेगा, मतलब इस तरह के काम करने में, और इसमें उनको सेटिस्फैक्शन लेवल भी आएगा लाइफ में। क्योंकि आजकल आप देखो तो बहुत सारे लोग, कोई डिप्रेस हो रहा है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, यूथ की बात मैं करूं तो, या कोई गलत उसमें संगत में पड़ रहा है, मतलब स्किल्ड होने के बावजूद हम कितने स्किल्ड लोगों को देखते हैं जो गलत जगह मतलब चले जाते हैं, सोसाइटी में गलत हो जाते हैं। तो उन चीजों से भी बचेंगे, और हमारा जो हमारी धरोहर है वो भी आगे बढ़ती रहेगी इस तरह से। और क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता तब तक जब तक उसकी धरोहर, उसकी संस्कृति जो है वो आगे लेकर जाने वाले लोग नहीं होंगे। ये एक वर्ल्ड में आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, हिस्ट्री निकाल के भी देख सकते हैं कि जिनका कल्चर खत्म हो गया, वो देश, वो समाज खत्म हो गया। तो उसके लिए हमारे यूथ को आगे आने की जरूरत है। कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा समय निकालना है, और थोड़ा सा आज के माहौल में ढल कर जो है वो ये 2 काम जो है वो अपनी लाइफ में जरूर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर हिमजा, वी आर रियली रियली थैंकफुल। और आज आपके साथ जो ये हमारा पॉडकास्ट हुआ है, पॉडकास्ट 57, आई एम पर्सनली वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, ये हम सबके लिए एक प्रेरणा है। लैंग्वेज पे जैसे आप काम कर रही हैं, चाहे आप इंस्टा में जाती हैं, आप रील्स बनाती हैं, या मैं देख रहा था आपके, बिकॉज हम जनरली एक रिसर्च करते हैं छोटी सी, मैं और डॉक्टर विकास, बिफोर वी यू नो स्टार्ट स्पीकिंग विद आवर गेस्ट। तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर रहे हैं, और सभी चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी हो रही हैं। अ, आपने कैसे अपना प्रोफेशन चुना, कैसे आपने सोशल काम के लिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बहुत अच्छा देख के लगता है कि आप अकेले ही चले थे, कारवां बनता गया, और आप अपना मकसद में भी आगे बढ़ती जा रही हैं। बहुत ही अच्छी आपकी आवाज़, एंड यू आर वेरी वेरी गुड स्टोरी टेलर ऑल्सो, क्योंकि जिस तरीके से आप स्टोरी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताते हैं, आई थिंक यूथ को यही चीज़ सुनने के लिए रहती है। कम्प्लेक्सिटी उनको समझ नहीं आती। जेनजी की हम बात करते हैं, जो बहुत ही एक अच्छी जनरेशन है, मैं ये मानता हूँ जेनजी इज वेरी वेरी सेंसिटिव, और वो उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो उनको स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीज समझाने की कोशिश करता है। और शायद आप में वो एक स्किल है जिससे वो लोग काफी फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी आर रियली ऑनर्ड डॉक्टर हिमजा टू स्पेंड टाइम विद यू, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि आगे कभी दोबारा अगर हम मौका मिले, वी कैन हैव योर कंपनी, कि आप आए, यूथ को और अच्छी चीज़ें बताएं, कल्चर के बारे में बताएं, डोगरी के बारे में बताएं। मैं डॉक्टर विकास से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक हमारी भी एक रीत है तवी टेल्स की। जब हमने शुरू किया था तो डॉक्टर विकास बहुत ही धार्मिक किस्म के व्यक्ति भी हैं, और ये सभी भगवानों को इकट्ठा करते हैं जम्मू के आसपास, जो अपने अपने गानों में उन देवियों को लेकर आए थे, ये अपने शब्दों में लेके आते हैं। ये उससे वोट ऑफ थैंक्स देते हैं, जो आपके उन्नत भविष्य के लिए बहुत जरूरी रहते हैं, बिकॉज भगवान के आशीर्वाद के सिवाय कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर विकास। डॉक्टर हिमजा, आपने कीमती और बिजी शेड्यूल, कीमती समय से हमारी तवी टेल्स के प्लेटफॉर्म के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये प्लेटफॉर्म धन्य हो गया, क्योंकि आज हमने जानी एक लाइफ जर्नी एक जम्मू की बेटी की, जिसको जम्मू से इतना प्यार है, और जो वो आपके शब्दों से प्रकट हुआ कि जब आपने बात की अपने शादी के बारे में, कि अपने फादर से आपने जब बोला कि कहीं भी शादी करो पर जम्मू से बाहर नहीं जाना है, तो ये दर्शाता है आपका प्रेम जम्मू के लिए, कि आपके कन कन में जम्मू बसा है। और आपके हर कार्य से ये पता चलता है, और ये मैसेज है सभी के लिए कि एक बेटी जो है वो कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है, ना कि सिर्फ अपने प्रोफेशन में आपने एक अच्छा कार्य किया है और एक बिजी प्रोफेशनल है वो आज आपकी आज की डेट में जम्मू में, और उसके साथ साथ आपने
सोशल कॉजेज जो पकड़े हैं और डोगरी का प्रचार प्रसार और डोगरी के प्रमोशन की, और बेटी के नाम पे आपने फाउंडेशन का नाम रख के एक और मैसेज दिया है। तो आप एज ए बेटी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया और आगे भी आप अपनी बेटी को उतनी ही एनकरेजमेंट दे रही है। ये समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आपकी लाइफ जर्नी से बहुत सारी सीखें मिलती हैं डॉक्टर हिमजा। जो लोग कहते हैं कि हम प्रोफेशन में काम करते हुए थक गए हैं, अब हम हमारी यही कंट्रीब्यूशन काफी है सोसाइटी के लिए। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स थिंक दिस वे कि संडे मिलता है तो हम आराम करेंगे, फैमिली को देंगे, लेकिन आप किसी गांव में चली जाती हैं कैंप करने, अवेयरनेस करवाती हैं, डोगरी में अवेयरनेस करवाती हैं, और आपका पैशन म्यूजिक, आप डोगरी एल्बम्स बनाते हैं। इजी नहीं होता किसी प्रोफेशनल के लिए, मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ, कि एल्बम्स बनाना, शूट करना, फिर अपनी लैंग्वेज को इस तरह से प्रमोट करना, रील्स बनाना, सोशल मीडिया के थ्रू यूथ को एंगेज करना। तो इतना कुछ कर रही हैं आप अपनी लाइफ में। तो आपका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ तवी टेल्स के माध्यम से। और आपका काम हमें ये याद दिलाता है कि एक प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ सोसाइटी और कल्चर के लिए कंट्रीब्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो हेल्थ केयर आउटरीच हो या डोगरी लैंग्वेज को सिंगिंग और एक्सप्रेशन के थ्रू प्रमोट करना, आपका एफर्ट जम्मू की कल्चरल आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाने में एक मीनिंगफुल रोल प्ले कर रहा है। हम आपकी प्लाक्षा फाउंडेशन और आपके कल्चरल इनिशिएटिव्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैं बावे वाली माता, माता वैष्णो देवी, मानसर देवता, हमारे बाकी जो देवी देवता हैं जम्मू के डुग्गर भूमि के, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके इन सब इनिशिएटिव्स को आपको वो ढेर सारा आशीर्वाद दें। जिस डायरेक्शन में आप जम्मू के उत्थान के लिए, डोगरों के लिए, डोगरी के लिए कार्य कर रही हैं, उसमें आपको सफलता मिले, और आप जिस विजन और मिशन से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, आपको माता रानी बहुत आशीर्वाद दे और हमें मौका दें कि हम आपकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट, इसी तरह सेलिब्रेट करते रहे, और आप हमें इसी तरह इंस्पायर भी करती रहें। बहुत ही अच्छा एपिसोड रहा। मैं पूरी तवी टेल्स टीम की ओर से आपका फिर से दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जय डुग्गर, जय हिंद, जय माँ डोगरी, जय माता दी। जय डुग्गर। थैंक यू सो मच।